जय हिंद दोस्तों। फाइनली कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर कंडक्ट हो गया है और इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोज में बाकी सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और आप जानते ही हो इस चैनल पर हम PYQs के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं, ये हमारी फ्लेक्सी बैच है सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस के लिए। इसमें ये सारे ही पेपर्स कवर्ड हैं इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम PYQs को कवर करते हैं। इसमें NCERT और स्टैंडर्ड सोर्सेज भी कवर्ड है, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के जैसा वर्क करेगा। ये ज़्यादा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है व्हाट्सएप के थ्रू आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ये फ्री PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो की। देखो पहला सवाल ये है, इसमें कह रहा है जो वोटिंग एज है इंडिया में 21 साल से 18 साल घटाकर किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। 43, 48, 61 और 69। बड़ा ही आसान सवाल है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट है 61 है ना, 61 जो अमेंडमेंट है 61, ये अमेंडमेंट 21 से 18 ईयर्स एज को रिड्यूस करता है। 21 से 18 ईयर्स एज को रिड्यूस करता है वोटिंग राइट को लेकर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन PYQs हैं, अभी हम देखेंगे 1 बाय 1। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए और UPSC और बाकी एग्जाम से भी ऐसे सवाल डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद ये सवाल आप देखो प्रेम्बल के बारे में है। पहले मैं स्टेटमेंट जूम इन कर रहा हूँ, ये 4 स्टेटमेंट है, पहले आप पढ़िए, देन इसके बाद ये इसके ऑप्शंस है, वीडियो पोस्ट करके आप अटेम्प्ट करिए। देखिए क्या कह रहे हैं, जो प्रियम्बल है वो किन पर्पसेस को सर्व करता है। पहला कह रहे हैं सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर की पावर कहाँ से आ रही है उसके सोर्स को बताता है प्रियम्बल। दूसरा ये बताता है कि किन ऑब्जेक्टिव्स पे, किन आदर्शों पे हमारा संविधान स्थापित है और हम अपने संविधान से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हम अपने देश को लेकर, मतलब देश के लिए किस तरीके से संविधान वर्क करेगा। इसका तीसरा है लेज आउट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी आर्थिक लिबर्टी का मतलब वही है, स्वतंत्रता की बात है एक तरीके से, और ये प्रोविज़न भी यहाँ देखने को मिलता है। चौथा ये कि बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है, ये भी बताता है हमारा प्रियम्बल। दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आप PYQs करते हो तो ये वाली जो बात है वो पहले भी पूछी गई है, सिविल सर्विस में पूछा गया था कि किस तरह की लिबर्टी नहीं है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा। ध्यान रखना, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो इकोनॉमिक जस्टिस है बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। और कई बार ये पूछा गया है, हमने हाल के पेपर भी डिस्कस करे थे, उनमें भी ये सवाल देखने को मिले। अगर आप रेगुलर व्यूअर इस चैनल के तो आपको ये बात पता होगी अच्छे से। तो इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी बात देखते ही गलत हो जाती है। तीसरा, जैसे ही आप हटाते हो तो ये हट जाता है, ये हट जाता है, बस आपके पास 2 बचते हैं, फर्स्ट चेक करना है सिर्फ। तो पहला कह रहा है सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर। देखो ये बात गलत है, लेजिस्लेचर की पावर स्पेसिफिक आर्टिकल से आती है। अगर आपको बस ये पता है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल कैसा है, नॉन बाइंडिंग, नॉन जस्टिसिएबल है। अगर ये नॉन जस्टिसिएबल है तो लेजिस्लेचर की पावर कैसे आ सकती है ना। इसका मतलब ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ये एक तरह का गाइडिंग लाइट है। अगर आपने NA पालखीवाला का स्टेटमेंट पढ़ा होगा और भी बहुत सारे जिन्होंने हॉरोस्कोप बताया हमारे प्रियम्बल को, तो हमें समझ आता है कि ये प्रीफेस है। प्रियम्बल का मतलब क्या है, प्रीफेस है। ये बताता है कि हमारा देश किस तरीके से वर्क करेगा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है वो बताता है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है आपने, तो ये आपने देखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सिग्निफाई करता है कि हमारी अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, जनता से आ रही है। हम सार्वभौम हैं, अपने डिसीजन लेने के लिए हम सार्वभौम हैं, यानी सोवरेन हैं, ठीक है, सोवरेन है, किसी और देश का आधिपत्य नहीं चलेगा हमारे देश में। वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इन बातों के बारे में हमें प्रियम्बल से पता चलता है। तो ये बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है। आप बताओ कहाँ से लेता है, वी द पीपल, है ना, वी द पीपल से सोर्स ऑफ अथॉरिटी आती है। तो इस हिसाब से चौथा जो है वो सही है और जो पहला है वो गलत है ना। सोर्स ऑफ लेजिस्लेचर की पावर नहीं है, लेजिस्लेचर को स्पेसिफिक आर्टिकल या पार्ट से पावर मिलती है। प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है, एक तरह की गाइडिंग फिलोसॉफी है, गाइडिंग लाइट है। तो पहला गलत है, पहला आप हटा दो तो ये हट गया। हमारे पास आंसर जो है वो ये भी हट गया। हमारे पास आंसर जो बी बचता है 2 और 4, ठीक है। थर्ड भी गलत है क्योंकि प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र है बट इकोनॉमिक लिबर्टी का जिक्र नहीं है।
तो आई होप आपको समझ आया। बाकी ये सवाल आप एक बार देख लो और अच्छे समझ आ जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप समग्र बैच के स्टूडेंट हैं तो प्रियम्बल वाली वीडियो देख लीजिए। ये देखिए प्रियम्बल पे हमने कितने सारे सवाल करे हैं, कंप्लीट तरीके से आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। ये बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रियम्बल के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं। इन सवालों को लगाने के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ये वाला जैसे देखो तो आई एम सॉरी, बट ये आप देखो इस तरीके से इन्होंने जो स्टेटमेंट बना के पूछा था, लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो उसके बेस पे आप आंसर कर सकते हो, और लीगल इफेक्ट किस तरह से है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, कई बार डिस्कस करी हैं। तो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। अब इसमें ये जो स्टेटमेंट है, पहला कह रहे हैं प्रियम्बल खुद से एनफोर्सिएबल नहीं है, तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रियम्बल एनफोर्सिएबल नहीं, यही चीज़ अभी मैंने आपको समझाई, है ना। बट ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि हमारा संविधान किन आदर्शों पर है और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, है ना। ये बात हम देखने को मिलती है। इसके अलावा सोर्स भी बताता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अथॉरिटी लेता है। तो यही वाले स्टेटमेंट्स यहाँ पे उठा के पूछ लिए गए। PYQs ही है ना, PYQs ही है जो इसमें पूछा गया। तो आंसर यहाँ पे ए है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, करेक्ट आपको बताना है, सही वाला स्टेटमेंट बताना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहला कह रहा है नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड। दूसरा ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ही पार्ट अमेंड किया जा सकते हैं, बेसिक फीचर्स भी। तीसरा ये कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। अगर आपने PYQs करा है या अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि ये पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर के बाहर की चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती हमारी पार्लियामेंट, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे तीसरा गलत है, क्योंकि पहला सही है, तीसरा गलत। तीसरा आप हटाते हो आंसर आ जाता है, ठीक है। इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा आप ये देखो, हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया था, और ये सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं हमारे बैच के अंदर, और यूट्यूब में भी हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड करा है केशवानंद भारती केस में 1973 में। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो होल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। दोस्तों ये बात आप समझते हो कि इंडियन पार्लियामेंट के पास होल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो नहीं है ना। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया सकता है। तो इस हिसाब से सेकंड गलत है और पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस के बाद पार्लियामेंट किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, गलत है, और इसे आप हटा दोगे। तो इसे आप जैसे ही हटाओगे तो क्या है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी जो सेकंड है वो गलत है और पहला जो है वो सही है, क्योंकि पहले में कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया, केशवानंद भारती केस के बाद से आया। अब यहाँ अगर आप देखो तो कह रहे हैं कि किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से, नहीं कर सकती है जब तक ऑथराइज ना हो। तो ये बात सही है, हमारे बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है। बट यहाँ जो कह रहे हैं ना कि सारी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बेसिक फीचर्स को भी, तो ये बात गलत हो जाती है। जैसे आप सेकेंड हटाओगे, ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया, तो आंसर क्या है, ए 1 और 3। फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड किया आ सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही था ना, तो अमेंड तो किया गया, रिमूव तो किया गया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा आप जानते हो केशवानंद भारती केस के बाद सिचुएशन मैंने आपको बताई कि पार्लियामेंट किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकती है। और पहला वाला जो कह रहे हैं कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस ऑथराइज, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया सकता है ओनली बाय द प्रोसीजर लेड इन आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर है उसी बेस पे अमेंड किया आ सकता है। ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शन है कुछ जगहों पे, बट यही मेजर बात जो है आपको समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के प्रोविजन के थ्रू ही अमेंड किया आ सकता है। तो ये सवाल हो गया। और इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखो एक बार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कई बार पूछा गया, स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, और ये वाली जो बात है वो हमने पढ़ी है। मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए थे जिसमें हमने सारे लिस्ट को डिस्कस करा था, तो वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। शेड्यूल्स के अंदर में डिस्कस करा, 7 शेड्यूल में कई बार ये पूछा गया है। जैसे ये सवाल अगर आप पढ़ोगे
तो इन्होंने कहा कि जो लिस्ट है पावर की, अथॉरिटी की और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो पंचायत को दी गई हैं वो कहाँ से आती हैं, तो स्टेट लिस्ट से वो पावर आती हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया 2024 में। ये सारे सवाल है जो हमने डिस्कस करें बैच के अंदर, ये आप देख सकते हो सारे ये लिस्ट के ऊपर हैं, है ना। कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या स्टेट लिस्ट में, क्या यूनियन में, क्या कॉन्करेंट में, ना सीएपीएफ में, यूपीपीसीएस में, ना सीडीएस में। आप देखो कितने सारे सवाल जो है सीडीएस में ही पूछे गए 2025 में, यूपीपीसीएस में 2025 में, है ना, उड़ीसा पीसीएस में, सीडीएस में, फिर सीडीएस में, ईपीएफओ में। तो सारे पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल आप ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली फाइल है। हाँ, तो इसमें जो कह रहे हैं कि जो पावर है वो कहाँ से आ रही है, स्टेट लिस्ट से आ रही है। तो इस हिसाब से ये जो आंसर है वो सी होगा। इजी क्वेश्चन है, आपके ये ठीक होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो कि द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है, जो नंबर है, वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, या जो चीफ जस्टिस का डिसीजन है उनके थ्रू, इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस। तो ये सेम सवाल सिविल सर्विसेज 2014 में पूछा गया है। और इसमें इन्होंने क्या पूछा था, इसमें इन्होंने यही पूछा था कि जो इंक्रीज करने की पावर है वो जजेस के नंबर को वो किन में वेस्टेड है, तो ये वेस्टेड है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट बनाकर, क्योंकि आर्टिकल 1 to 4 आप पढ़ोगे बेयर एक्ट का, जो मैंने कंप्लीट पढ़ाया है बेयर एक्ट, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और नंबर ऑफ अदर जजेस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे बाय लॉ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से समझ आता है कि पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है। तो आंसर क्या होगा, बी। और यही सेम सवाल इन्होंने पूछा, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, क्योंकि पार्लियामेंट वाला ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका ठीक हुआ होगा। और इसमें अमेंडमेंट वाली जो बात है वो गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है तो अमेंडमेंट क्यों ही करना है। और जो सेकंड कह रहा है प्रेसिडेंट, ये वाली बात भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, बट उनका नंबर डिसाइड नहीं करते, उनका नंबर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इस वजह से जो आंसर सी है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कौन ऑफिस को होल्ड करते हैं। चेयरमैन ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ये सवाल बड़ा ही आसान है और ये मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया है। ईपीएफओ की एनालिसिस कर रहे थे हम, ये देख लो एक बार पीडीएफ, है ना। इसमें ये वाला सवाल था कैग के बारे में, है ना। फिर मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए थे। तो कैग के बारे में पूछा गया था कि क्या वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये बात गलत है, अटॉर्नी जनरल करते हैं। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवाई थी, है ना। अटॉर्नी जनरल के बारे में जो सवाल था, है ना, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये उड़ीसा पीसीएस में ही पूछा गया 2025 में। और इसमें यही कहा था इन्होंने कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप जानते हो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही होल्ड करते हैं। आर्टिकल 76 के अंदर ये बात मेंशन है साफ तौर से। और इससे हम ये भी समझते हैं कि जनरली जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो अटॉर्नी जनरल भी चेंज होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। और आसान है वैसे ये तो इसका मतलब जो आंसर है वो क्या होगा, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी। बाकी सारे गलत हैं। ये वाला देखो एक बार, इसमें कह रहे हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर किन स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना। अभी जेके पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी सेम सवाल पूछा गया था कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर किस स्टेट में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, एक भी ऐसा सवाल नहीं जो पीवाईक्यू में ना हो। तो बहुत हेल्पफुल है पीवाईक्यूज। और अब ये बात सीरियस एस्पायरेंट्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर होगा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। और ये मैं अगर आपको थोड़ा रिवाइज करूँ, पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी टीबी जुकाम, बट जम्मू कश्मीर आप जैसा कि जानते हो यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तेलंगाना, बिहार वगैरह सब में है। अभी प्रेजेंटली एक ट्रिक बहुत वायरल होती है तम्बाकू बोल के, ठीक है, तो इसमें तेलंगाना है ना। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, और इस हिसाब से कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स यहाँ पे शामिल है, 6 स्टेट्स हैं इन टोटल। तो मैं लिख देता हूँ इनके नाम, वैसे तो ये आपको पता ही होगा, बट एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो इसमें कौन कौन से, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेट है ना प्रेजेंटली, आर्टिकल 169। तो इसमें से कौन कौन है, देखो आंध्र प्रदेश है बिल्कुल, महाराष्ट्र भी हैं, कर्नाटक भी हैं और तेलंगाना भी हैं। तो ये चारों ही हैं, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। और इस हिसाब से पीवाईक्यू से सॉल्व हो रहा है। बाकी ये क्वेश्चन आप देखो नेक्स्ट,
इसमें कह रहे हैं प्रोक्लेमेशन के बारे में, इमरजेंसी के जब प्रोक्लेमेशन होता है तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी इन ऑपरेशन अनलेस अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। दूसरा ये कि जो प्रोक्लेमेशन है इट इज़ इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तीसरा ये कि जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है ये प्रेजेंट may be made by the president at any time if the security of the country is threatened, मतलब अगर देश खतरे में तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। और चौथा कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट हैं वो इशू कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन को किसी भी टाइम अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास करती है तो। देखो जो पहला है क्या वो सही है, तो देखो बिल्कुल सही है। 44th अमेंडमेंट के बाद जो अप्रूवल पीरियड है वो 2 महीने का हो गया, 2 महीने का था पहले, अब प्रेजेंटली 1 महीने का हो गया, यानी अप्रूवल है वो दोनों की ही लगेगी, है ना, फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो ये बात सही है। दूसरा कह रहे हैं प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, नहीं ये बात गलत है, और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, तो सेकेंड जो है वो क्या होगा, ये हट गया। तीसरा कह रहे हैं जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन में प्रेसिडेंट लगा सकते हैं किसी भी टाइम जब देश खतरे में, तो ये बात सही है। आर्टिकल 352 में ग्राउंड्स भी मेंशन है, वॉर के बेस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे और आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, तो तीसरा भी सही है। और चौथा कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट हैं वो इशू कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन को किसी भी टाइम जब लोकसभा पास करती है रेजोल्यूशन को। देखो इमरजेंसी को 2 तरीके से रिवोक किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय, है ना, और लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी पास करती है तो उस केस में भी, दोनों ही केसेस में इमरजेंसी को हटाया जा सकता है, तो चौथा यहाँ पे सही है। तो कौन कौन से सही हो गए, दूसरा गलत हो गया, बाकी तीनों सही है, सो आंसर इज C 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहला कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 143 है वो ले डाउन करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन है ये बाइंडिंग होता है प्रेजेंट में अंडर आर्टिकल 143। देखो एक सवाल है जम्मू कश्मीर पीसीएस का, हमने हाल ही में डिस्कस करा है, 2 स्टेटमेंट है। पहला ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मतलब अगर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो अपना ओपिनियन दे ही दें। और दूसरा कह रहे हैं कि जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देंगे वो बाइंडिंग होगा। देखो बाइंडिंग तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ओपिनियन या सलाह का मतलब क्या है कि वो चीज़ बाइंडिंग ना हो, सलाह का तो यही मतलब होता है। फिर मैंने आपको समझाया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में, आर्टिकल 143 में है, और लॉ या फिर फैक्ट है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो वहाँ उस केस में ये अपना जो ओपिनियन है वो दे भी सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर कोई डिस्प्यूट है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेटी का है या एग्रीमेंट वगैरह का है और ये एक्सक्लूडेड है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन। तो दोनों बातें हैं ना, कई बार मतलब कुछ केसेस में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही है, और मोस्टली केसेस में ओपिनियन वो दे भी सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, और ये जो ओपिनियन है वो किसी भी केस में प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी हमने करा था CAPF का, तो आप देखो हमारी PYQ वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला कह रहा है आर्टिकल 129 और 144 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कंटेंट ऑफ कोर्ट को लेके, तो ये 129 में है। और दूसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तीसरा कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, तो देखो ये बात भी सही है, हमने अभी पढ़ा है ना कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अपने ओपिनियन को। और चौथा कह रहे हैं कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये बात भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, देखो कह रहे हैं 143 ये ले डाउन करता है सुप्रीम कोर्ट मे बी रिक्वायर्ड, मतलब ओपिनियन दे सकते हैं, सही बात है ना, क्योंकि मे बी वर्ड है। और दूसरा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नहीं ये गलत है, अभी हमने पढ़ा, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में आंसर यहाँ पे 1 सही है, तो दूसरा जो है वो गलत है। फिर ऐसे सवाल कई बार पूछे गए यहाँ पे वो आर्टिकल डायरेक्टली पूछ लेते, तो अपने आप में ही बड़ा खास नंबर है 143, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट ये देखो प्रोविज़न दिए गए और कहाँ से ये बोरोड है। पहला कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, दूसरा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तीसरा कंसेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें आप देखो अगर ध्यान से तो फेडरलिज्म वाली बात है वो कनाडा से ली गई है, इसमें कोई शक नहीं है ना। इंडिया का जो फेडरलिज्म कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब पावर जो है वो सेंटर से स्टेट की तरफ फ्लो करते हैं, और ये जो फीचर है कनाडा से लिया गया क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है।
दूसरा कह रहा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ ये यूएस से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। दूसरा कह रहा है कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई है। तो 3 और 4 को स्वैप कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 1 और 2, यानी 2 पेयर सही है। ठीक है, 2 करेक्टली मैच्ड है 1 और 2, बाकी तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे अगर ये एक टॉपिक है प्रोविजन ऑफ बोरोड वाला, तो इस पर हमने बहुत सारे सवाल करे हैं बैच के अंदर, बट यहाँ पे मैं एक खास क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। देखो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो रूल ऑफ लॉ, हाँ ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, एवी डाइसी से जुड़े हुए हैं, है ना। और दूसरा कह रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस हो गए, बिल्स हो गए, पार्लियामेंट में जो रीडिंग्स होती हैं वो चीज़ें, तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है ये मेनली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो तीसरा गलत है, ये आप हटा दो। और चौथा जो कह रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाँ ये भी ब्रिटिश से लिया गया है, यानी कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पीएम रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इन चीज़ों के बारे में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आंसर हमारा डी होगा 1, 2 और 4। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही आसान सवाल है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। पहला कह रहे हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट था। दूसरा ये कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, मतलब आर्टिकल 300A में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखो कई बार ये फंडामेंटल राइट के अंदर हमने डिस्कस करा है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो राइट टू प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या इन्होंने पहले पूछा आर्टिकल के बारे में, तो ये कौन सा आर्टिकल आप जानते हो 300A है। देन ये क्वेश्चन देखो सिविल सर्विस में पूछा गया, तो ये आप जानते हो कि यहाँ पे लीगल राइट है जो हर एक पर्सन को है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया, 301 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी से नहीं, 301 नहीं 300A, तो ए यहाँ पे गलत है, मतलब 1 यहाँ पे गलत है। तीसरा जो कह रहा है 300A वाज इंसर्टेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम पे, आप जानती हो। तो आंसर यहाँ पे क्या है A, 2 ओनली। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से जब हम सॉल्व करते हैं तो समझ आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रेजेंटली, और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट था, है ना। तो आंसर क्या है सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और फंडामेंटल राइट वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, समग्र बैच के डेमो के रूप में हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। ये क्वेश्चन आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद आप बताना आप इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो। उम्मीद है आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हुई होगी। अगर आप कंपाइल तरीके से PYQs वगैरह कवर करना चाहते हैं तो आप जानते हो प्रोसेस क्या है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, और थैंक यू, जय हिंद।